हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार आप भी कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं, है ना। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद लाइव एमसीक्यू क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, सब लोगों को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव एमसीक्यू क्लास में। आप लोग, आई होप पढ़ाई आप सब लोगों का बढ़िया चल रहा होगा, है ना। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, अभी 2 मिनट हैं। एक्चुअली 8 बजे से क्लास था। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? सब बढ़िया हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो ग्रुप 5 की भी तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और एम्स भी अभी आ गया था, तो उसकी भी तैयारी आप लोगों का चल रहा होगा। इसके साथ साथ अदर स्टेट से भी वैकेंसी आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए, ताकि जो भी वैकेंसी आए उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हाल चाल है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताओ। हाँ भाई, सब लोगों का कमेंट्स में देख रहा हूँ। बाकी सवाल जवाब हम बीच में कर लेंगे लाइव आकर के, ठीक, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों का पढ़ाई कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला हुआ था कि इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एम्स का, क्योंकि सिलेबस दिया हुआ नहीं है, तो कि सिलेबस क्या होगा उसमें, है ना। तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए, सिलेबस वही है। थोड़ा सा मैंने आपको बोला था इससे पहले, क्लास जब हुआ था उसमें मैंने बताया था कि सिलेबस को लेके कन्फ्यूजन है। तो जो आपका बीएमएलटी डीएमएलटी का सिलेबस है वो तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ जो बहुत सारे गाइडलाइन होते हैं, एसओपीस होते हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। जो प्रैक्टिकली चीज़ें होते हैं, एनईवीएल लैब में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को पता होगा, ठीक है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। तो बीच बीच में हम आते रहेंगे क्लास ऐसे लेने के लिए। बाकी कंटिन्यू तो मुश्किल है, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी बाद में आप लोगों को कोई जानकारी होगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इससे पहले भी मलेरिया का एक पार्ट मेरा हो गया था, जिसमें मैंने मलेरिया की ही एमसीक्यू लिया था, क्योंकि मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया था, कि मलेरिया और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दो ऐसे बीमारी हैं, मलेरिया और टीबी, जिसको एलिमिनेशन करना है इंडिया से, ठीक। तो उसके ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ये जो सवाल दिया हुआ है, इसमें से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, सिक्वेस्ट्रेशन इज फाउंड इन विच मलेरिया पैरासाइट। ये पहली बार आप लोगों ने सुन रहा होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, या ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे होंगे। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर किसी को आंसर पता है तो आप बता सकते हो, ना। सिक्वेस्ट्रेशन इज फाउंड इन विच मलेरिया पैरासाइट, इसका मतलब हिडन होता है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें, हिडन या छुपना, है ना, जो लुकम छुपी का खेल खेला जाता है ना, वो चीज़ होता है कि इसमें से कौन सा पैरासाइट है जो हिडन दर्शाता है, या उसमें से कुछ फॉर्म होते हैं जो हिडन हो जाते हैं या छुप जाते हैं, जो आपको माइक्रोस्कोपी में दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो ये आपको बताना है। मैंने आसान करके आपको सवाल दे दिया हुआ है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, नवदीप सिंह, रीता, अर्पित, भूपी, चलिए भाई फटाफट से बताइए, फिर मैं आंसर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। क्या होगा इसका आंसर? बाकी लोग भी आ जाइए, फटाफट से आंसर करिए। गोलू सी, आशीष का आ गया, ये मेरा इंडिया, मोहम्मद आरिफ, नवीन सी, सुष्मिता दास बोल रहे हैं ए, एलन मेडिकल इंफॉर्मेशन। चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत सारे लोगों ने सी दिया है, तो बिल्कुल राइट है ना।
प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके पीछे कारण क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में दो फॉर्म है जो माइक्रोस्कोपिक जब आप करते हो तो आसानी से दिख जाता है। एक तो रिंग फॉर्म है, ठीक है, और आपका कौन सा है? गैमेट्स फॉर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपको आसानी से दिख जाते हैं, है ना। लेकिन साइजोइंट और मैच्योर ट्रोफोजोइट्स फॉर्म जो है इसमें आपके प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में, वो क्या हो जाते हैं? हिडन हो जाते हैं। जो आपके ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें जाकर के ये क्या हो जाते हैं? हिडन हो जाते हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपक जाते हैं। एडिशन, है ना। अभी मैं डिटेल में अगर बात करूंगा तो बहुत लंबा एक टॉपिक है, एडिशन कैसे वो आपके कैपिलरीज हैं एपिथेलियल सेल में जाकर के चिपकते हैं, वो लंबा टॉपिक है। केवल आप इतना समझिए कि इसका साइजोइंट और मैच्योर ट्रोफोजोइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके ब्लड कैपिलरीज में जाकर के एडेशन या चिपक जाते हैं, है ना। जिस कारण से क्या है, आपके ब्लड में जो है जब आप स्मीयर बनाते हैं तो ब्लड के स्मीयर में ये फॉर्म दिखाई नहीं देते हैं। अगर साइजोइंट किसी को दिख गया आपके ब्लड स्मीयर में, इसका मतलब उसको हैवी इन्फेक्शन है, ठीक है। इसलिए मलेरिया जो ये फाल्सीफेरम है बहुत डेंजरस है ना। ऑर्गन की बात करेंगे तो ब्रेन में सीधे सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है, ये कारण इसका वही है। ये आसानी से दिखते नहीं है, हिडन फॉर्म, समझ आ रहा है। तो सिक्वेस्ट्रेशन जो वर्ड यहाँ पर दिया गया था, भारी भरकम, कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप इतना समझिए, इस कारण से जो है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है वो सिक्वेस्ट्रेशन फाउंड करता है ना। कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ मैंने बताया है क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है ना। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ मलेरिया का आगे पढ़ोगे तो एडेशन ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी, है ना, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे आपको, तो उनको आप बाद में देख लीजिएगा। आगे बढ़ें, अगला सवाल क्लियर है? ओके, राजेंद्र कुशवाहा जी क्लियर बोल दिए हैं। आकाश जुबेर अली, मलेरिया टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या बोलेंगे उसको, प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। बाकी आते तो सारे डिसीज हैं, बाकी आपके प्रैक्टिकल वर्क भी, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे एनीमिया हो गया, है ना, सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो ये ऐसे कुछ आप लोग पढ़िए। WHO के गाइडलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी पढ़िए। अब एम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देना, चाहे ग्रुप 5 का भी, है ना। अब सवाल ऐसे बनेंगे अब, क्योंकि बहुत हो गया आपके सिलेबस BMLT DMLT से सवाल आते हुए, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम हैं उनको एलिमिनेशन की ओर ले जा रहे हैं। उनका साल निश्चित है, जैसे TB का है 2025, मलेरिया का मैंने 2030 बताया था। तो ऐसे कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान में रख करके आप WHO के गाइडलाइन देखिए, अपना जो इंडिया का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी गाइडलाइन देखिए, तो पढ़िए उनको, थोड़ा सा देखिए उनके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है, ठीक है, कब उसको एलिमिनेशन करना है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, उनके ऊपर सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो आते ही आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है। विच एंटी मलेरियल ड्रग इज प्रोहिबिटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कौन से मलेरिया रोधी दवा है जो गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित है या उनको नहीं दिया जाता है। बहुत आसान सवाल है, चलिए फटाफट से आप आंसर कर दीजिए। सर आ गया समझ, थैंक यू सो मच। रिलैप्स समझना था, रिलैप्स समझे थे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब आप दीजिए। तो पढ़ने के साथ साथ मैं फिर बता दे रहा हूँ, किताबी कीड़ा या किताबी ज्ञान ही काम नहीं आएगा, आप थोड़ा सा हट करके आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोच के ना बैठें कि किसी किताब को हम रट लेंगे तो वहीं से हमारे सवाल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो प्राइमाक्विन है ना, प्राइमाक्विन है, तो इन्फेंट G6PD और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसके लिए, आपका प्राइमाक्विन के लिए। तो प्राइमाक्विन जो है हम नहीं देंगे इन्फेंट में, G6PD में, और कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ये आप याद रखिए। अगर
आपने प्राइमाक्विन दे दिया, ठीक है, प्राइमाक्विन अगर दे दिया, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। अगर आपने प्राइमाक्विन दिया, चाहे G6PD आपको पता नहीं है, आपने पेशेंट को दे दिया, तो उसमें कुछ तो सिम्टम्स आएंगे, है ना। तो उसमें सिम्टम्स आपको क्या क्या दिख सकते हैं? डार्क कलर का यूरिन आपको देखने को मिल सकता है ना, और आपके येलो कलर के क्या हो जाएंगे? आँख हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो आई जो है आपके येलोस हो जाएंगे, और ब्लूइश कलर का आपके लिप्स हो जाएंगे। ये कुछ हैं, आप ये जनरल टर्म है, जो प्रैक्टिकली काम करते हैं उनको पता होगा, है ना, बाकी ये रटने वाली बात नहीं है। नोजिया होगा, ठीक है, वोमिटिंग होगा, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, ये आप याद रखिएगा, है ना, और सांस लेने में दिक्कत होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, अगर आपने प्राइमाक्विन दिया हुआ है तो उस केसेस में ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। अगर G6PD कोई पेशेंट है ना, अगर आपने दे दिया है तो तुरंत जो है हमें प्राइमाक्विन क्या करना है? बंद करना है। अगर आपने किसी पेशेंट को अनजाने में दे भी दिया है और ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्राइमाक्विन आपने दे दिया ट्रीटमेंट के तौर पे, है ना, आपको नहीं पता है कि वो पेशेंट G6PD ऑलरेडी है, तो इसलिए पहले पूछा जाता है कि आपको कोई बीमारी है, G6PD का मेडिसिन वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो पहले पूछा जाता है ना। प्रेग्नेंट है तो आपको दिख ही जाएगा, इन्फेंट उनको तो देना ही नहीं है। तो इन केसेस में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकली सवाल है ये, कोई ज़्यादा इसमें, जो लोग प्रैक्टिकली कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा। मलेरिया का स्लाइड बना रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, और जो लोग नहीं बना रहे हैं वो लोग भी बता सकते हैं, किताब से तो पढ़े ही होंगे। गुड इवनिंग भाई, जो लेट आ रहे हैं आपका स्वागत है। विद इन हाउ मच टाइम शुड बी डीहीमोग्लोबिनाइजेशन बी डन, है ना, कितने समय के बाद हम डीहीमोग्लोबिनाइजेशन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आंसर करिए, इसका क्या होगा? बहुत बढ़िया, सब लोगों का, अधिकतर लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्लाइड बनाया तो आपके 2 स्मीयर होते हैं, एक तो होता है आपका थिक, है ना, एक होता है आपका थिन। तो थिक स्मीयर को आपको 24 आवर्स के बाद डीहीमोग्लोबिनाइजेशन करना पड़ता है, मतलब हीमोग्लोबिन उसमें से रिमूव करना पड़ता है। क्यों? तभी जाकर के आपके आरबीसी के अंदर जो है क्लियर तौर पे क्या है, आपके पैरासाइट्स जो हैं दिखाई देते हैं, ठीक है। और बाकी जो हमारा थिन स्मीयर होता है उसको हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। फिक्स किससे करते हैं, किसी को पता है? आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? नहीं, अभी तो मुझे लग रहा है क्लियर है कि आपके आरबीसी के अंदर जो है क्लियर तौर पे क्या है, आपके पैरासाइट्स जो। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? सबको समझ आ गया ये डीहीमोग्लोबिनाइजेशन क्या होता है? हीमोग्लोबिन को हटाना है वहाँ से, ठीक है। वो कैसे करते हैं? 24 आवर्स के बाद स्लाइड को आप रखिए और उसमें बफर वाटर, ठीक है, बफर वाटर आपको डालना है। टेप वाटर नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, तो आप याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। डिस्टिल वाटर या बफर वाटर, आजकल तो आपके लेबोरेटरीज में प्लांट्स ही लगे होते हैं, है ना, तो वो वाटर आपको यूज करना है, उससे डीहीमोग्लोबिनाइजेशन करना है। ऐसा नहीं कि टेप वाटर से, गंदा पानी से आप डीहीमोग्लोबिनाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे कचरा हो गया, गंदगी हो गया, आपके स्लाइड्स में आ जाएंगे और वो माइक्रोस्कोपी में दिक्कत करता है, इसलिए उस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप इसमें पानी डालेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे उसका हीमोग्लोबिन जो है क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, आपका स्लाइड क्लियर हो जाता है ना। देन फिर सूखने को रख देते हैं, सूखने के बाद फिर हम उस स्लाइड को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। मेथनॉल, वेरी गुड। तो प्रैक्टिकल सब लोग कर रहे हैं ना? पवन धाकड़ कह रहे हैं क्लियर नहीं है साउंड। आप इसमें पानी डालेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे उसका हीमोग्लोबिन, मेरे को तो क्लियर है। चलिए
आगे बढ़ें, क्लियर है? चलिए, बाकी आपका जो थिन स्मीयर है उसको आप फिक्स करोगे, देन उसके बाद सुखाने रख दोगे। इसको फिक्स नहीं करते हैं ना, थिक स्मीयर को ध्यान रखना। जो लोग प्रैक्टिकली काम नहीं करते उनको पता होगा कि थिक स्मीयर को अपन क्या नहीं करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, थिन स्मीयर को फिक्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया इज द इन्फेक्शियस स्टेट ऑफ द पैरासाइट इन ह्यूमन, है ना। इन्फेक्शियस स्टेट कौन सा होता है? तो मैंने इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें आप लोगों को बता दिया था, तो मेरे ख्याल से अब इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी फटाफट से बता दीजिए। एक होता है आपका मॉस्किटो, ठीक है, और एक होता है ह्यूमन, ठीक। तो इनके अंदर जो ट्रांसफर होता है चीजों का, मलेरिया के लिए जो इन्फेक्शियस स्टेज होगा वो कौन सा होगा? गैमेटोसाइट, है ना। और इसके लिए हमने आपसे बताया था कि वो होता है स्पोरोजोइट, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखिए, मॉस्किटो से ह्यूमन में क्या ट्रांसफर होता है? स्पोरोजोइट, और ह्यूमन से जो है मॉस्किटो क्या लेता है? गैमेटोसाइट, मतलब मेल और फीमेल। क्लियर है सबको? मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं ह्यूमन से मॉस्किटो लेता है, और मॉस्किटो से आपका ट्रांसफर होगा इंसान के अंदर, वो कौन सा होगा? स्पोरोजोइट होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है। ह्यूमन के लिए पूछा है, यहीं पर अगर मॉस्किटो के लिए पूछता है ना, मॉस्किटो इन्फेक्शन किस चीज से होता है? वो स्पोरोजोइट से नहीं होता है। तो कई बार अगर यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, मैं चाह रहा था कि इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, क्योंकि कई लोगों को आदत होता है, वो रटा रटा है कि हाँ ह्यूमन के लिए स्पोरोजोइट हमने याद कर लिया, बात खत्म हो गया, सवाल आधा अधूरा पढ़ा, इन्फेक्शियस फॉर्म है, सिंपल स्पोरोजोइट, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पर ह्यूमन की जगह मॉस्किटो हो जाता तब आंसर क्या होता, आप लोग बताइए, ठीक है। तो दोनों चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है सब लोगों को? आगे चलें, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि आपका जो मेल और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो आप कमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर भी सवाल अभी आएगा, है ना, उस पर हम देखेंगे, अभी बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया सब लोगों को? आंसर ए इसका करेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर है नहीं अभी। इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया डिसीज, है ना, इनमें से कौन सा है जो आपके मलेरिया डिसीज का वेक्टर है? वेक्टर का मतलब वाहक होता है, हिंदी में जब आप बोलते हो उसको तो वाहक बोलते हो। कोशिश करेंगे कमल भैया, है ना, डेली क्लास लेने की। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। मेल एनाफिलीज तो आएगा नहीं, है ना, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने बता दिया होगा। वेरी गुड। देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसका भी बता सकते हो एडीज और क्यूलेक्स, ये क्या कॉज करते हैं? जल्दी से, जिन लोगों को पता है, हमने पढ़ाया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, एडीज के बारे में भी, क्यूलेक्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जल्दी से बताइए। मोहित पटेल का आंसर आ गया, बाकी लोग भी बताइए भाई। बाकी लोग आंसर करिए दोनों का, है ना, जो क्वेश्चन है यहाँ पर।
चलिए, बहुत सारे लोगों के आंसर आ गया है ना। डेंगू, एडीज का डेंगू है। डेंगू का मच्छर कैसे होता है, डेंगू के बारे में डिटेल में मैंने क्लास लिया हुआ है। और ये आपका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है ना। और एलिफेंटियासिस, दूसरा नाम इसका क्या है, एलिफेंटियासिस। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा है ना, फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग स्मीयर आर प्रिपेयर्ड फॉर मलेरिया डायग्नोसिस। ये तो बहुत आसान सवाल है, सब लोग इसका जवाब दे सकते हो। बहुत आसान सवाल है, सब लोग फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो इसके बारे में तो हमने बात कर लिया था, बोथ है, ऑप्शन नंबर सी है ना। थिक स्मीयर और थिन स्मीयर दोनों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया माइक्रोस्कोपी इज डन विथ विच ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज किया जाता है मलेरिया माइक्रोस्कोपी में। ऑयल इमर्सन, ऑप्शन नंबर सी 100x, इसी को आप बोलते हो क्या, ऑयल इमर्सन। ठीक है, ऑयल इमर्सन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोई बताएगा आंसर। ऑयल इमर्सन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ऑयल इमर्सन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कारण होगा ना कुछ। इम्प्रूव, ये याद रखना, पूछ सकता है ना। हाँ, रिजोल्यूशन बाय रिड्यूसिंग लाइट रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, प्रैक्टिकली है ये, है ना। आपका यहाँ पर स्लाइड रखा हुआ है, ये स्लाइड है, ठीक है। यहाँ से आपका लाइट आ रहा है, ये लाइट है। अब यहाँ पर भी आपका क्या है, लेंस है, ठीक है। अब यहाँ से जब लाइट पास हो रहा है, आपके स्लाइड कांच का है ना, और यहाँ पर आपका लेंस है, ठीक। अब इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए यहाँ पर आप जब ऑयल इमर्सन डाल देते हो तो ये गैप क्या हो जाता है, यहाँ फिल हो जाता है। और दूसरा चीज़, जो ये लाइट यहाँ से पास हो रहा है ना, अगर गैप रहेगा तो लाइट इधर चला जाएगा, कुछ लाइट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उस रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए आपने ऑयल इमर्सन डाल दिया, तो वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है आपके लाइट के रिफ्रैक्शन को। आपके लाइट के रिफ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया, और आपके रिजोल्यूशन को क्या कर दिया है, इंप्रूव कर दिया, बढ़ा दिया है। तो इस वजह से हम क्या है, 100x या ऑयल इमर्सन का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे कारण ये है, अगर कभी पूछा जाए तो ये आंसर आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है।
आगे चलें तो इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो प्रैक्टिकली है, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8, द अमाउंट ऑफ ब्लड यूज्ड इन थिक स्मीयर। तो थिक स्मीयर बनाने के लिए आपको कितना अमाउंट ब्लड लेना है? 2 स्मीयर बनते हैं आपका थिक स्मीयर। ऐसे सवाल आप लोगों ने कभी देखा है कहीं पर? हाँ जी, ऐसे सवाल आप लोगों ने कभी देखा है, कहीं पर पूछा गया है? बताइए। इसमें तो बहुत सारे लोगों के आंसर गलत होंगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो थिक स्मीयर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 6 माइक्रोलीटर और थिन स्मीयर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 2 माइक्रोलीटर ब्लड, ठीक। तो ये आप याद रख लीजिएगा, कभी आपसे पूछा जाए तो ये आपको आंसर देना है। 20 माइक्रोलीटर नहीं होता है, ये आप याद रखना है ना। जब आप मलेरिया का गाइडलाइन पढ़िएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा ये आंसर कि थिक स्मीयर के लिए आपको 6 माइक्रोलीटर है और थिन स्मीयर के लिए आपको 2 माइक्रोलीटर ब्लड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, What test is done in the currently used RDT kit for malaria parasite? RDT का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को? मलेरिया के लिए RDT इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेजेंटली जो इस्तेमाल किया जाता है बोथ नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, बहुत बढ़िया। होल ब्लड से टेस्ट लगाना होता है ना, प्रिक करके होल ब्लड से टेस्ट लगता है। तो एंटीबॉडीज का नहीं होता है वो, है ना। एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, वो एंटीजन टेस्ट होता है। वो कौन सा होता है? एंटीजन टेस्ट। तो अभी जो इस्तेमाल किया जा रहा है आरडीटी किट, जो गवर्नमेंट में इस्तेमाल होते हैं, है ना, तो वो आप याद रखिएगा। इसलिए मैंने बोला है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो किसी डिसीज को लेकर के जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन चीज़ों को आप पढ़िएगा, है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो एंटीजन है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी होस्ट ऑफ द मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया पैरासाइट के लिए प्राइमरी होस्ट, 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, है ना। चलिए फटाफट बताइए, प्राइमरी होस्ट इनमें से कौन सा होगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सब लोग बोल रहे हैं, करेक्ट है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी होस्ट का दूसरा क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? विजय यादव ने लिखा है, 1 मिनट में कमेंट देख लेता हूं। प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, वेरी गुड, डेफिनेटिव। हाँ देखो, डेफिनेटिव होस्ट किसको बोलेंगे फिर समझ लो। डेफिनेटिव होस्ट जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है,
है ना, ये आप याद रखना, मेल और फीमेल का, ठीक है, वो डेफिनेटिव होस्ट हो जाएगा आपका। ये आप याद रख लीजिए, जब भी लाइफ साइकिल आप पढ़िए, अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो, है ना, डेफिनेटिव होस्ट कौन सा है, प्राइमरी होस्ट कौन सा है, या सेकेंडरी होस्ट किसको बोला जाता है, तो एक टर्म याद रख लीजिए, जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं उसमें देख लीजिए कि रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन कहाँ पर हो रहा है, उस चीज़ को आप क्या बोल दोगे, डेफिनेटिव होस्ट बोल दोगे। बाकी सेकेंडरी जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, इंटरमीडिएट होस्ट। क्लियर है दोनों चीज़ें, है ना। हाँ, सेक्सुअल एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जो भी चलता है ना, प्राइमरी होस्ट के अंदर चलता है, ये क्लियर है। अब एक चीज़ का जवाब मेरे को दीजिए, अगर किसी को पता है कि जो आपका ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बन गया है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, ठीक है, अगर किसी को पता है, जैसे मलेरिया पैरासाइट है ना, तो मलेरिया पैरासाइट है, ये आपके आरबीसी में गया, है ना, यहाँ से आपके हीमोग्लोबिन को क्या कर देगा, तोड़ देगा, हीम, है ना, और आपका प्रोटीन अलग हो जाएगा, ग्लोबिन, ठीक है। आपके मलेरिया पैरासाइट को आरबीसी के अंदर ही जाना है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो आपका हीम और ग्लोबिन, चूँकि ये हीम जो है ये क्या है, इसके लिए जहर है या टॉक्सिक आप बोल सकते हो, है ना, किसके लिए, आपके मलेरिया पैरासाइट के लिए। तो मलेरिया पैरासाइट और जो आपका क्या बोलते हैं, सवाल इसमें से कैसे बनेगा कि मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है ना, दो चीज़ में, और ये हीम जो है टॉक्सिक है किसके लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए, मैंने आपको बता दिया। अब जब ये टॉक्सिक है हीम मलेरिया पैरासाइट के लिए, तो ये मलेरिया पैरासाइट आरबीसी के अंदर सरवाइव कैसे करता है, या आरबीसी के अंदर जो इसको ग्लोबिन चाहिए या प्रोटीन चाहिए, है ना, उसको जिंदा रहने के लिए या उसके ओव्यूलेशन के लिए वही चाहिए है, इसीलिए तो गया है वो, है ना। तो ये सरवाइव कैसे करता है, हीम को ये कैसे बाईपास करेगा, है ना। किसी को अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हो, ये बहुत अंदर का सवाल है ना। अगर किसी को पता है तो आप बहुत बढ़िया, एलएन मेडिकल इन्फॉर्मेशन जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। ये टर्म जो आपने बताया है बहुत बढ़िया, आपको पता है तो अच्छी बात है ना। हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट करेगा आरबीसी से, और आपका जो प्रोड्यूस होता है हीम, है ना, जो कि टॉक्सिक है आपके पैरासाइट के लिए, मैंने आपको बता दिया। डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, टॉक्सिक है तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कन्वर्ट करके किसमें, हीमोजॉइन में। तो ये शब्द आप याद रखना, है ना। किसी ने जवाब दिया था, अभी नाम भूल गया मैं, हाँ बहुत बढ़िया है, मोहित पटेल का भी आंसर आ गया, किसी और ने जवाब दिया था, कमेंट्स अभी मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, हीमोजॉइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं मलेरिया के लिए, है ना, ये बिल्कुल जनरली बेसिक और लॉजिकल सवाल हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये कहीं एमसीक्यू में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अब मैं लॉजिकली एक सवाल कर रहा हूँ कि जो आप मलेरिया डिसीज में मेडिसिन दे रहे हैं, वो मेडिसिन आखिर में काम क्या करता है ना। किसी को अगर पता है तो आप बता सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक हम बातचीत कर रहे हैं अभी, वो क्या काम करता है, ठीक है, अभी आप समझ गए हो, ठीक है। तो मलेरिया के लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई देते हो, क्लोरोक्विन की हम बात कर लेते हैं, वो जब आप दे रहे हो क्लोरोक्विन, तो बेसिक तौर पे क्लोरोक्विन करता क्या है, क्या वो मलेरिया के पैरासाइट्स को मार रहा है, किल कर रहा है ना, उसका मैकेनिज्म क्या है, समझ में आ रहा है मेरा सवाल। किसी भी मेडिसिन का एक मैकेनिज्म होता है, समझ आ रहा है, ठीक है, या तो वो डायरेक्ट पैरासाइट या जो भी बैक्टीरिया उसको मारेगा, या उसके वजह से कोई चीज़ अगर जिंदा है तो उसके काम को वो रोक देगा,
है ना। तो मेरा सवाल अगर आपको समझ में आ गया, बहुत बेसिक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर आपके समझ आ रहा है, आप दिमाग लगा पा रहे, देखो मैंने इतनी चीज़ बता दिया, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन किया, यहीं आपका आंसर छुपा हुआ है, आप बता सकते हो मुझे। यहीं पर आंसर छुपा हुआ है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लैब टेक्नीशियन प्रिया कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, है ना। सेल डिस्ट्रक्शन हीमोजॉइन के काम करता है। थोड़ा बहुत आप पास में हो। देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मलेरिया पैरासाइट आरबीसी में गया, है ना, और यहाँ पर हीम और ग्लोबिन आपका अलग हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो हीम है, ये वाला हीम दे, फिर से सुनना, ये हीम जो है टॉक्सिक है किसके लिए? मलेरिया पैरासाइट के लिए, है ना। ये वाला हीम, अगर ये हीम फॉर्म रहेगा, हीम रहेगा, तो मलेरिया पैरासाइट को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। फिर समझना ध्यान से, है ना। तो ये हीम जो है टॉक्सिक है मलेरिया पैरासाइट के लिए, मैंने बोला हुआ है। तो ये मलेरिया पैरासाइट बचने के लिए इस हीम से, हीम को जो है कन्वर्ट कर देता है या डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, किसमें? हीमोजॉइन में। हमने बोला कि हीमोजॉइन, ठीक है, अभी ध्यान से समझना, बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूँ, हीमोजॉइन में। तो हीमोजॉइन में जब कन्वर्ट हो गया तो आराम से ये मलेरिया पैरासाइट सर्वाइव कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि हीम को अब हीमोजॉइन हो गया, क्योंकि हीम अगर रहेगा तो टॉक्सिक है, वो मलेरिया पैरासाइट को मार देगा, जिंदा नहीं रहने देगा। अब सवाल मेरा ये है कि आंसर यहीं पर छुपा हुआ है ना। तो जो आप मेडिसिन दोगे मलेरिया के लिए, क्लोरोक्विन की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया। अभी कौरव विक्की पहुंच चुके हैं आंसर तक, ठीक है। लाइसिस होने से रोकेगा नहीं, ऊपर मत जाओ, ये तो होगा ही होगा, है ना। हीम और ग्लोबिन तो अलग होंगे ही होंगे, ऊपर मत जाओ आप, हीम और ग्लोबिन तो अलग होगा, ठीक है। हाँ, ये इनको होने से कोई नहीं रोक पा रहा है। तो आप मेडिसिन दोगे तब भी ये होगा, इससे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कौन से चीज़ रोक रहा है मेडिसिन, वो आपको बताना है। हीमोग्लोबिन टॉक्सिक है तो ठीक है, एचबी लाइसिस करेगा, हीम बनेगा टैबलेट से, इनिबिशन द डिटॉक्सिफिकेशन, लूजर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कॉम्बिनेशन है ना। कौरव विक्की, और थोड़ा बहुत दिमाग लगाया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो रहा है ना, यही तो बच रहा है ना, जहां पर बच रहा है। देखो अब ये मलेरिया पैरासाइट अपना होशियारी क्या कर रहा है, चालाकी इसका ये है कि ये हीम को जो टॉक्सिक है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है हीमोजॉइन में। तो आप जो मलेरिया का मेडिसिन दोगे वो मलेरिया पैरासाइट को मारने का काम नहीं कर रहा है, मलेरिया है अंदर, लेकिन ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो रहा है ना, इसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, ये प्रिवेंट कर देगा। जिससे होगा क्या, ये हीम भाई साहब कन्वर्ट तो हो ही रहा है, तो जितना ज़्यादा कन्वर्ट होगा हीम, तो ये हीम क्या करेगा मलेरिया पैरासाइट के लिए, क्योंकि ये टॉक्सिक है और क्योंकि ये प्रोसेस बंद हो गया है, तो अब हीम क्या करेगा, मलेरिया पैरासाइट को ख़त्म कर देगा, ये किल कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रीटमेंट इसका इस तरीके से होता है। तो ये अंदर जो इसका मैकेनिज्म है वो मैंने आपको समझा दिया है, और आप लोगों ने दिमाग भी बहुत अच्छा लगाया है, ठीक है, और समझ में आया आप लोगों को, तो ये अच्छी बात है। तो बढ़िया है भाई, क्लास समझ में आ गया सब लोगों को? एक बार कमेंट्स दे दो, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं, फिर कोशिश करेंगे, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंतर जितना भी होगा। टेलीग्राम चैनल मेरा है लैब टेक्नोलॉजी दिनेश, वहाँ पर आप मेरे को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्लास सारी जितनी थी, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है तो रिपीट करना है टीचर को, है ना। देखो मैंने बोला मलेरिया पैरासाइट, है ना, ये जो पैरासाइट है आपके ब्लड के कहाँ पर जा रहा है? आरबीसी में, है ना। अब यहाँ पर आरबीसी में क्या है आपका? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से मिलकर गया है, बना हुआ है। मलेरिया पैरासाइट ये आरबीसी को टारगेट क्यों कर रहा है? टारगेट इसलिए कर रहा है, इसको प्रोटीन चाहिए। तो हीम अलग होगा, ग्लोबिन अलग होगा, तभी जाकर के उसको प्रोटीन मिलेगा। अब ये हीम अलग हो गया, ग्लोबिन अलग हो गया, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हीम अलग हुआ है ना, ये वाला हीम, तो ये हीम जो है इस मलेरिया पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब जहर, है ना। अगर ये हीम रहेगा, फिर से सुनना, ये हीम अगर रहेगा तो ये मलेरिया पैरासाइट को मार देगा,
है ना। अब मलेरिया पैरासाइट इतनी मेहनत करके आपके आरबीसी तक गया है, पहुंचा है, प्रोटीन चाहिए है उसको, और वो गया, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हीम क्या कर दिया, मलेरिया पैरासाइट को मार दिया। वो मेहनत कर रहा है उसके लिए, खाना खाने के लिए, और हीम अलग होकर के उसको क्या कर दे रहा है, मार दे रहा है। लेकिन उसी हीम से बचने के लिए ये मलेरिया पैरासाइट क्या मेहनत कर रहा है, दूसरा मेहनत कर रहा है कि इस हीम को पहले डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हीमोजॉइन में, है ना, मतलब इसके जो हीम था उसको हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर दिया, उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। अब ये हीम से इसको खतरा नहीं है, अब ये आराम से अपना ग्रोथ करेगा और जो भी इसको चाहिए है, प्रोटीन चाहिए, अपना लेगा और देन अगला लाइफ साइकिल ये चलाता रहेगा। ठीक है। अब जब हम मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं तो वो ड्रग कर क्या रहा है, वो ड्रग सिर्फ इतना काम कर रहा है कि ये जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया हो रहा है इसको ये रोक देगा, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने देगा। जब नहीं होने देगा तो ये हीम हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब हीम जब हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हीम तो है इसके लिए जहर, तो हीम कन्वर्ट होने से रोक दिया, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, क्लोरोक्विन दे दिया। अब ये हीम क्या करेगा, जितना हीम आएगा उतना इस मलेरिया पैरासाइट को किल करता रहेगा, है ना। तो ये है इसका बेसिक काम। समझो सर मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई टिप बिना पढ़े पास होने का। बहुत बढ़िया रंजना पांडे जी, हो जाएगा, है ना, बिना पढ़े पास हो जाएगा। बस आप दुआ करते रहिए दिन रात कि ऊपर वाला उतना सद्बुद्धि दे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इतना गहराई में मत जाओ यार चंदन पाल, है ना, कोई एंजाइम है या क्या है, ये तो बेसिक एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने बता दिया, इतना डीप में कोई सवाल पूछेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है, जितना है कॉन्सेप्ट उतना पढ़ो, बाकी इतना डीप अगर मैं उसमें भी जाता तो बहुत डीप है। ठीक है। डेंगू का क्लास ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है, डिटेल में पढ़िएगा उसको। डेंगू से सवाल बनेंगे, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़िएगा। क्लासेस जो हैं उसको आप पढ़िए, है ना। प्लीज़ एक वीडियो माइक्रोस्कोप पर बना दीजिए। माइक्रोस्कोप ठीक है यार, माइक्रोस्कोप क्या है, उसमें से देखो पार्ट्स हैं, फंक्शन हैं, क्या क्या काम है, वही सवाल पूछा जा सकता है। और माइक्रोस्कोप से कोई बच्चों वाला सवाल पूछेगा नहीं, है ना, यही पूछेगा माइक्रोस्कोप जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उनमें से सवाल आ सकता है। बेसिक सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या ही सवाल पूछ लेगा, समझ आ रहा है। तो वो तो 10वीं 12वीं में आप लोग पढ़ लेते हो। जब भी लाइव आएंगे डीमोटिवेट क्यों हो रहा है भाई, टाइम पास है एग्ज़ाम का, ऐसा मत करो। ठीक है। देखो मैं फिर एक चीज़ आपको बता दूं, लाइव हूं तो अभी मत जाओ छोड़ के। देखो अभी मैं आया था उसमें, तो देखो अभी 8th पे कमीशन आ गया, 2026 तक आ जाएगा। तो जो सेंट्रल का जॉब है ना, समझना बात को, सेंट्रल का जो जॉब है वो ध्यान रखना, अगर आप लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, तो लगभग मैं अंदाज़ लगा रहा हूँ, मुझे उतना भी कंफर्म नहीं है, तो 60,000 से लेकर 70,000, समझ रहे हो। ठीक है, ये आप पैसे देख लो पहले, अभी डिमोटिवेशन मिल रहा है ना आपको। 60,000 से 70,000 तक आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग, अगर आप सेंट्रल में हो। ठीक है, स्टेट में भी हो, अगर मैं अपने यहाँ की बात कर लूँ तो स्टेट में अभी स्टार्ट हो रहा है अगर 30,000 35,000 से अगर स्टार्ट हो रहा है सैलरी। मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रॉस ये सैलरी में बहुत कुछ होता है, ये आपके अकाउंट में आने वाला सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है। इससे ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें ऐड होता है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझना। स्टेट में भी अगर हम बात करेंगे तो 40 से 50, है ना, 1000 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो अब आप बता लो यार, सेंट्रल की अगर 8th पे कमीशन चालू हो जाएगा, है ना, अभी तो 7th पे चल रहा है, तो 2026 के बाद से स्टार्ट ही हो जाएगा। तब आप दिमाग लगा लो, ये आपको चाहिए है या नहीं चाहिए, है ना। मोटिवेशन कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डिमोटिवेशन जिसको हो रहा है उससे मेरा केवल इतना सवाल है, क्या आपको ये चाहिए है 60 से 70,000 सेंट्रल में, ठीक है। इसकी बात मैंने कर दिया स्टेट में, इससे ज़्यादा भी कई जगह पर मिलता है, और 40 से 50,000 स्टेट लेवल पे। क्या आपको ये सैलरी चाहिए है, ठीक है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर ये सैलरी आप चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है ना,
पढ़ना है। पढ़ना क्या है? सिलेबस आपको ख़त्म करना है। फिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिलेबस आपको ख़त्म करना है, टॉपिक सारे कंप्लीट होना है। जब ये सब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते चलो। सिलेबस ख़त्म हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गए, इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, एसओपीस होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों को आप पढ़िए। इसके साथ साथ किसी भी जो लैब में काम कैसे किया जाता है उसके एसओपीस होते हैं, है ना, चाहे एनएबीएल का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो उन चीज़ों को आप पढ़ो, प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, उनमें से सवाल भी बन सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? और मोटिवेशन की ज़रूरत तो नहीं है? सिलेक्शन के बाद प्लीज़ 8 पे बताइएगा सर, 8 पे के बारे में क्या बताएं? क्लियर है इतना मोटिवेशन की? और चाहिए आप लोगों को? ये इतना मोटिवेशन काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। अपने माता पिता के लिए, अपने लिए, जो भी हो सकता है। लाइव आया था उस दिन, एक बच्चा बोलता है कि सर गौडकर की किताब बहुत महंगी है। इससे तो महंगी नहीं होगी यार, है ना। देखो कुछ लोगों को रहता है ना कि सर कोई चीज़ महंगा मिल रहा है, किताब महंगा मिल रहा है या कुछ महंगा मिल रहा है, तो उनसे मैं यही चीज़ बताया कि भाई इससे तो महंगी नहीं होगी। अगर आपको किताब महंगा लग रहा है तो आज उधार ले लीजिए किसी से, है ना, ये तो मिल जाएगा आपको, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना। बुक्स आपके पास, आप सोच रहे हो गौडकर की किताब लेने का, समय कितना बचा? ये तो आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए। एसओपीस गूगल वगैरह में देख लो, ठीक है, गूगल वगैरह में सब मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ्स मिल जाते हैं यार, चाहे गाइडलाइंस के हों, है ना, और आपके एसओपीस हैं, ये सब किसी भी चीज़ का आप सर्च करोगे, कोई वेबसाइट नहीं है, आप तो पीडीएफ गूगल में डायरेक्ट डालो, सब चीज़ें मिल जाता है। समझ आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर अपडेट दे देता हूँ मैं, ठीक है, आज अपडेट दे दिया था। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।